जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो आज के इस वीडियो में हम जो है आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 9/10/2018 का। और इस डेट का ये शिफ्ट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे। और ये हमारा साइंस का क्लास नंबर जो है 19 है। इसके पहले सारा हो चुका है। आप बाकी सारा वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। और साथ ही दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, इसका वजह जो है पर्सनल है, इसलिए बाद में कभी बताएंगे। तो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। यदि चैनल पे आप जो है नए हैं तो सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके हमें बताइएगा, और साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप घबराइए नहीं, हम जो है इस सीरीज को पूरा बिल्कुल भी कर देंगे, ठीक है। सीरीज बना हुआ है, कंटेंट आपको उस पर रिकॉर्ड करना है। तो ये सीरीज जो है आपको बिल्कुल जो है पूरा हो जाएगा, आप इसके लिए निफिक्र रहें। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि वायु की प्रकृति के अनुसार डैश पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। तो वायु की प्रकृति का मतलब के अनुसार जो है कौन सा पदार्थ जो होता है विशेष रंग के साथ चमकता है। तो चमकने वाला पदार्थ कौन है? प्लाज्मा है। कौन है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, प्लाज्मा जो है ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, और वायु की प्रकृति के अनुसार ये क्या करता है, यही आपका विशेष रंग के साथ चमकता है। यहाँ पे जो है आप इसकी पिक्चर को देख सकते हैं। ये इसका तापमान बहुत ही उच्च होता है, लगभग जो है 20,000 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखिएगा, ये डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 20,000 डिग्री सेल्सियस जो है इसका तापमान होता है, और प्लाज्मा अवस्था का। इसमें जो होता है पदार्थ जो होता है वो आयन के रूप में मेन रूप से रहते हैं। किस रूप में? आयन के रूप में। और प्लाज्मा का कोई भी जो है ना तो निश्चित आकार होता है, और ना ही इसका जो है निश्चित आयतन होता है। यानी प्लाज्मा अवस्था का आकार और आयतन इसका भी निश्चित नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता है। तो बिजली का संवहन नहीं करता है, यानी धारा उसमें नहीं बह सकती है। तो जिसमें धन और ऋण आयन होगा वही बिजली का संवहन करेगा, जिसमें धन और ऋण आयन का बात नहीं होगा वो नहीं करेगा। तो किस में हो जाएगा हमारा? शर्करा। शर्करा जो है ये बिजली का जो है संवहन नहीं करता है। शर्करा से होकर जो है बिजली का जो परिवहन है वो नहीं संभव है। जबकि कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस सभी में क्या है आपका धन और ऋण आयन उपस्थित है, इसीलिए इसमें बिजली का संवहन संभव है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है कि एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होके गुजरती है तो इसका डैश ओ परिवर्तित रहता है। देखिए, जब ध्वनि जो है यहाँ पे क्या है, ध्वनि तरंग। तो ध्वनि तरंग जो है माध्यम से जब किसी भी माध्यम से गुजरेगी तो उसके कौन सा चीज अपरिवर्तित रहेगा? तो आवृत्ति जो है उसका अपरिवर्तित रहता है। बाकी उसकी गति और तरंगदैर्घ्य दोनों ही क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। यहाँ से ध्वनि के बारे में जो है आप साथ ध्यान रखिएगा। ध्वनि दरअसल है क्या? तो ध्वनि जो है एक कंपन या फिर विक्षोभ है, और हम कंपन में भी से उस कंपन को जो है हम ध्वनि कहते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? कान से सुन सकते हैं। उसी को दरअसल उसी कंपन को हम ध्वनि कहते हैं। कंपन ध्वनि की विशेषता नहीं है, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक तरंग है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंग ये नहीं है। और ध्वनि का संचरण के लिए जो है माध्यम का होना बहुत ही जरूरी होता है, यानी बिना माध्यम का जो है ध्वनि गमन नहीं कर सकता है। जैसे कि निर्वात, तो निर्वात में ध्वनि क्या हो सकता है? गमन नहीं कर सकता है। ध्वनि जो है वो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा, इन सभी से होके क्या हो सकता है? इसका संचरण संभव है, क्योंकि ये सभी एक माध्यम को बनाते हैं। द्रव, गैस और प्लाज्मा में जो है ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलता है, और जो ठोस में होता है ध्वनि वो अनुप्रस्थ के रूप में चलता है। यानी ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग भी हो सकता है और अनुप्रस्थ भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि वो किस माध्यम से और कैसे स्थिति में वो गुजर रहा है। लेकिन मुख्यतः यदि दोनों ही ऑप्शन आपके पास रहेगा तो आप किसके साथ जाएंगे? अनुदैर्घ्य के साथ जाएंगे, क्योंकि वायु में ध्वनि की चाल जो होता है वो अनुदैर्घ्य के रूप में होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। जब ध्वनि जो है किसी माध्यम से गुजरती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य बदलती है, लेकिन आवृत्ति वो परिवर्तित रहता है। ये इसी पॉइंट से क्या हुआ था, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था। जबकि आप बने हुए हैं तो लगातार जो है हम आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देंगे। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको बड़ा ही अच्छा से हम रिवाइज और याद हो जाएगा आपको देखते देखते। तो क्या बोले, जब भी किसी माध्यम से ध्वनि जो है गुजरेगी तो उसकी चाल और तरंगदैर्घ्य, ध्यान रखिएगा, चाल और तरंगदैर्घ्य बदलती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। दाब घटने और बढ़ने पर भी जो है इसकी आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखिएगा, दाब से भी जो है कोई भी प्रभाव जो है ध्वनि पर नहीं होने वाला है। लेकिन माध्यम का जो वेग की दिशा में यदि ध्वनि वेग है, मतलब माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। और माध्यम के वेग के विपरीत दिशा में ध्वनि का वेग क्या होता है? घट जाता है। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए हवा यदि इस तरह से, हवा माध्यम है, तो हवा यदि इस दिशा में चल रहा है और आवाज ध्वनि भी इसी दिशा में दे रहे हैं, तब तो ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा,
ठीक है। लेकिन यदि इसके विपरीत हवा इस दिशा से आ रही है और ध्वनि जो है कोई इस दिशा से बोल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये इसका जो है ध्वनि का वेग घट जाएगा। आपको पता भी है ना, दैनिक जीवन में आप जो है इस बात का अनुभव भी किए होंगे। ध्वनि के जो है मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं, तीव्रता, तारतम्य और गुणता। ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है और इसमें पूछा भी हुआ है। तो तारतम्य क्या होता है, जो तारतम्य होता है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है, और जो गुणता होता है, गुणता का मतलब क्या हो गया कि ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण जो है समान तीव्रता और समान तारतम्य के ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, ठीक है। यानी कि यदि तारतम्य समान है और जो आपका तीव्रता है दोनों ही जो समान है, फिर भी उसके बीच जो अंतर है ना, उसी अंतर को हम क्या कहेंगे, गुणता कहेंगे। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु डैश से गिरती है। तो घर्षण यहाँ पे जो है हटा दिया गया, यानी कि घर्षण नगण्य हो गया, यानी कि घर्षण को यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया गया। अब पृथ्वी की सतह पर जो है जहाँ वायु का घर्षण नगण्य हो, वस्तु क्या किस रूप से गिरेगी, तो वो क्या होगा, एक समान त्वरण के साथ वो गिरेगी। क्या गिरेगी, एक समान त्वरण के साथ। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए त्वरण क्या होता है, तो वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, v-u/t या फिर dv/dt। त्वरण का सही मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब वेग बढ़ता है तो उसको जो है हम धनात्मक त्वरण कहते हैं, और जब वेग जो है घटता है तो उस त्वरण को जो है उसको ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, और इसी ऋणात्मक त्वरण को मंदक कहा जाता है। और जब वेग एक समान होता है तो त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। आमतौर पर डैश जो है आमतौर पर एक अम्ल और एक एल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। यानी कि कौन इसमें से जो है जिसको कि एक अम्ल और एल्कोहल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो वो बनता है, तो वो कौन है, एस्टर है। कौन है, एस्टर, ठीक है, एस्टर है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है, तो ध्वनि की विशेषता इसमें से कौन नहीं है। अभी आपको हम ध्वनि की विशेषता बताए थे, तो इसमें से कौन नहीं है बताना। तो कंपन जो है ध्वनि की विशेषता नहीं है, आपको बताए थे, हम बता रहे थे कंपन जो है ध्वनि की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो गुणता, स्वरमान और प्रबलता ये सभी क्या है, ध्वनि की विशेषता है। अब यहाँ पे जरा सा आपको फिर से एक बार है ना रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहली बात क्या हो गया कि जो ध्वनि की चाल है, जो माध्यम से दी ध्वनि गुजरेगी तो वो उसकी चाल और तरंगदैर्घ्य बदलेगी, आवृत्ति नहीं बदलेगी, ना ही जो है दाब घटाने या बढ़ाने से ध्वनि के ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन वेग की माध्यम की वेग की दिशा में ध्वनि का वेग बढ़ेगा और इसके विपरीत में घटेगा। लेकिन एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ से पूछा गया था, ध्वनि के कितने लक्षण है, 3 लक्षण, तीव्रता, तारतम्य, गुणता। तारतम्य बता दिए क्या होता है, ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। और गुणता क्या होता है, तो ये समान तीव्रता और समान तारतम्य के बीच का जो अंतर होता है वो हम गुणता से पता करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुण वाले डैश युग्म शामिल है। अब देखिए नाम से ही क्लियर है, मोनोहाइब्रिड। मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, यानी कि यहाँ पे जो है एक, ठीक है। कितने युग्म, युग्म का मतलब क्या हो गया, जोड़ा। तो कितने युग्म शामिल है, युग्म यहाँ पे जो है एक युग्म जो है केवल शामिल होगा, ठीक है। क्या होगा, एक युग्म शामिल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा मेंडल के बारे में जान लीजिए। मेंडल को हम क्या कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल इसका पूरा नाम होता है, जिसको कि हम अनुवांशिक का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवांशिकी का पिता किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल को। इन्होंने ही जो है ये प्रयोग किया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आदि आपसे पूछा जाता है तो एक जोड़ा विपरीत गुण वाला बीज का उपयोग इन्होंने किया था, और जो द्विसंकरी क्रॉस है इसमें से जो है इन्होंने 2 जोड़ा जो है विपरीत गुण वाले बीज को मिलाया था। मेंडल ने जो है द्विसंकरी क्रॉस के लिए जो है गोल और पीला बीज का प्रयोग किया, और हरे तथा झुर्रीदार बीज से जो है उत्पन्न पौधे को ये क्रॉस करवाया था, जिसमें कि जो आपका गोल और पीला वाला बीज है ये प्रभावी था, जबकि झुर्रीदार बीज और हरा बीज जो है ये अप्रभावी था। इसके ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा हुआ है, आप देखे होंगे शुरू से तो आपको मिला ही होगा क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा कि प्रभावी कौन सा रहा, तो गोल और पीला वाला जो है ये प्रभावी रहा, और झुर्रीदार और हरा वाला क्या रहा, ये अप्रभावी रहा, ठीक है। डैश में पानी के संघनन के लिए विशेष ऊतक होते हैं, तो किसमें जो है पानी के संघनन के लिए, तो ये जिम्नोस्पर्म में जो है पानी के संघनन के लिए क्या होता है, एक विशेष ऊतक होता है। अब जिम्नोस्पर्म क्या होता है उसको समझिए। जिम्नोस्पर्म को समझने से पहले थोड़ा सा आप इसका बैकग्राउंड जान लीजिए। आप एक हेडिंग उठाइए, पादप किंगडम उठाते हैं, पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, पादप किंगडम। देखिए पादप किंगडम को जो है 2 भागों में बांटा जाता है, एक अनुष्पोद्भिक और एक पुष्पोद्भिक। तो पुष्पोद्भिक के बारे में पहले आप जानिए। पुष्पोद्भिक क्या होता है, इसमें जो होता है फल और फूल ये सभी उगता है, ये आकार में भी क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन फिर अगेन जो है यहाँ से पुष्पोद्भिक को 2 भागों में बांटा जाता है।
ठीक है, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ पे दो में से पहला भाग देख रहे हैं, एक जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को ही नग्न बीजीय कहते हैं और अनावृत बीजी कहा जाता है। इसमें जो होता है जड़, तना, पत्ती, फूल, ये बीज ये सब पाए जाते हैं, लेकिन फल जो है ये नहीं होता। ध्यान रखिएगा, सब कुछ होगा, जड़ होगा, तना होगा, पत्ती भी होगा, फूल भी होगा, बीज भी होगा, लेकिन फल जो है नहीं होगा। इसमें जो है पानी संघनन के लिए बहुत ही विशेष ऊतक होते हैं और इसमें परागण की क्रिया जो है ये वायु के द्वारा होता है और इसकी जो मूसला जड़ें जो है ये पूर्ण रूप से विकसित होती है। खास बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बीज के बाहर जो होता है फल का आवरण नहीं होता है। ठीक है, बीज के बाहर फल का आवरण नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे आप स्ट्रॉबेरी देखे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, बीज के बाहर यहाँ पे आवरण नहीं। यहाँ पे आप आवरण का मतलब क्या है, इसको उठाइएगा और सीधा खा जाइएगा, छिलने का काम नहीं पड़ेगा। जैसे जिम जाते हैं तो क्या होता है, एकदम एक तरह से जब जिम बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं, खुला हुआ रहता है। तो उसी तरह से जो है आवरण यहाँ पे नहीं रहेगा, एकदम खुला रहेगा। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है, किसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है, उस बल को डैश करते हैं, मतलब क्या कहते हैं। ठीक है, तो ब्रह्मांड में एक दूसरे को जो आकर्षित करता है उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये आकर्षण बल होता है। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक परागन कोष का हिस्सा नहीं है, पराग कोष। ठीक है, पराग कोष का हिस्सा नहीं है, तो अंडप क्या हो जाएगा, अंडप जो है ये पराग कोष का हिस्सा नहीं, क्योंकि अंडप जो होता है ये मादा जनन अंग का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, मतलब स्त्री केसर का बारे बोलिए। ठीक है, अंडप किसका, स्त्री केसर का। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप पिक्चर्स में समझिए। ठीक है, पुष्प है, इसमें जो है दो भाग, एक स्त्री केसर जो कि मादा जननांग कहलाता है और एक फीमेल वाला मेल वाला जो कि है ना पुंकेसर कहलाता है। इसके दो भाग हैं। जो आपका पुंकेसर का भाग होता है तो ये जो भाग है इस तरह का, यहाँ से ये पतला वाला जो गया है, जितना भी ये पतला वाला है साइड वाला है, ये सभी क्या है आपका, ये सभी आपका पुंकेसर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि पुमंग कहलाया। इसमें से जो आपका ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, ये परागकोश कहलाता है। और ये जो सिर्फ डंडल है, ये इसको हम तंतु कहते हैं। इसी परागकोश में जो होता है छोटे छोटे दाना जैसा, उसको परागकण कहते हैं। ठीक है, परागकण कहते हैं। और वहीं स्त्री केसर के भाग देख लीजिए, तो ये जो बीच वाला है, मेन रूप से ये बीच वाला, ठीक है, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये आपका क्या है, स्त्री केसर है, ये पूरा का पूरा। ठीक है, स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र। और जो ये बीच वाला डंडल है लंबा सा, जिसको हम वर्तिका कहते हैं। और जबकि यहाँ पे जो आपका ये निचला वाला हिस्सा आ जाता है, तो इसको जो है यहाँ ये जो है आपका ये हिस्सा, इसको आप अंडाशय कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये आपका जो इस तरह से पत्ती निकला रहता है, इसको हम बाह्य दल कहते हैं। जबकि ये जो पंखुड़ी रहता है उसको हम पंखुड़ी, उसी को दल कहा जाता है। तो एक दल हो गया बाह्य दल, और ये आपका जो पंखुड़ी इसको हम बोलते हैं भाषा में, उसको दल कहा जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कुछ भी खास नहीं है। पुमंग के बारे में जान लीजिए, पुमंग उसी बोलते हैं। तो ये फूल का क्या है, नर भाग है। पुंकेसर तथा परागकोश जो है इसका भाग होता है। और परागकोश में क्या होता है, परागन की क्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, नोट करके एकदम दिमाग में। फूल खिलने के लिए जो होता है वो फास्फोरस की आवश्यकता है। फास्फोरस यानी पी, जिसकी परमाणु संख्या क्या होता है, 15 होता है, जो कि एक धातु है। ठीक है, ये फास्फोरस की आवश्यकता होता है क्या, फूल खिलने के लिए। लेकिन गुल्लड़ का गाछ आप देखे होंगे, गुल्लड़ देखे भी होंगे, तो उस पर जो होता है फूल कभी भी नहीं खिलता है, गुल्लड़ का फूल कभी नहीं खिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डैश एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया कि सिंगल बॉन्ड वाला होगा, यानी कि उसमें जो होगा नाम, उसके नाम में एन होगा। आपको हम बता चुके हैं केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में, आप उसको जरूर देखिएगा। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो उसमें क्या होता है, एन होगा, एन। ठीक है, एन। यहाँ पे देखिए प्रोपेन, इसमें भी एन आ रहा है। एथेन, इसमें भी एन आ रहा है। एसिटिलीन, ठीक है, ये एसिटिलीन जो हो गया ये व्यवहारिक नाम हो गया। ठीक है, एथीन, यहाँ पे जो है आप देखिए, तो ये सब यहाँ पे दो आपके पास यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एक तो प्रोपेन और एक जो है इथेन। ठीक है, इथेन। तो यहाँ पे दो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अब क्या आना चाहिए आप जान लीजिए, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे दोनों हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आपका एन आ रहा है और इसमें भी आपका एन आ रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है ऑप्शन मिस्टेक होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। ठीक है, तो आरबीसी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कार्य, आरबीसी का कार्य क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, बिल्कुल इसका सही कार्य है। आकार कैसा होता है, तो आकार जो होता है वो लगभग वृत्ताकार की तरह ही होता है, यहाँ पे दे रखा है अमीबा के आकार का अथवा वृत्ताकार, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। आरबीसी की गणना जो है होमोसाइटोमीटर के द्वारा करते हैं, तो ये कथन जो है क्या है, ये भी सही है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो होता है 5.5 माइक्रोमीटर होता है, नहीं ये कथन गलत है। इसके पहले ये क्वेश्चन आया हुआ था और ये आपके क्वेश्चन बार बार मिलेगा। देखिए आरबीसी का जो आकार होता है वो 7.5 होता है, 5.5 नहीं 7.5 माइक्रोमीटर इसकी लंबाई होता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम जो है थोड़ा सा आरबीसी के बारे में एकदम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इससे बनने वाले एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। आप जानते होंगे, हमको पता है, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, जानते हैं आपका रिवाइज हो जाएगा बहुत अच्छा से। आरबीसी जिसको कि हम ना रेड ब्लड कार्पल्स या सेल कह देते हैं, तो लाल रुधिर कणिकाएं या फिर इसका नाम क्या वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट इसको कहते हैं। आरबीसी को ही लाल रुधिर कणिकाएं को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इसकी जीवन काल 120 दिन होता है और इसको जो है होमोसाइटोमीटर के द्वारा इसका काउंटिंग किया जाता है, गणना किया जाता है। और 120 दिन के जब इसका जो कि 120 दिन क्या है इसका जीवन काल है, तो 120 दिन के बाद जो होगा आरबीसी जो होता है वो प्लीहा में, प्लीहा को एस्प्लिन भी कहते हैं, तिल्ली भी कहते हैं, तो वहीं पे प्लीहा में जाके ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मर जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, प्लीहा को आरबीसी का क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा में आरबीसी जो होता है वो ना सिक्के की तरह जम जाता है और इस प्रोसेस को जो है हम क्या कहते हैं, रोलेम्स फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, रोलेम्स फॉर्मेशन इसको कहा जाता है। और इस प्लीहा को जो है केवल आरबीसी का कब्रिस्तान ही नहीं बल्कि इसको शरीर का ब्लड बैंक भी जो है प्लीहा को ही कहा जाता है। इसकी आकार या लंबाई आपसे पूछ ले तो 7.5 माइक्रोमीटर होगा आकार जो है, लेकिन ये जो आकार होता है ये आरबीसी का आकार अलग अलग प्रकार के जंतुओं में जो होता है वो अलग अलग होता है। आरबीसी जो होता है सबसे, हाथी में जो होता है सबसे बड़ा, जबकि कस्तूरी मृग में जो होता है सबसे छोटी आरबीसी पाई जाती है। ठीक है, यही बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि बोले कि अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। जैसे कि स्तनधारी है, तो स्तनधारी में जो आरबीसी होता है वो अभियावतल के रूप में होता है और इसमें जो होता है केंद्रक नहीं पाया जाता है, किसमें, स्तनधारियों में। लेकिन जो उभयचर है, उभयचर में जो होता है कि वो केंद्रक पाया जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक नोट करके एक बात है खास तौर पे कि स्तनधारी में कुछ अपवाद है, जैसे ऊंट और लाबा। ठीक है, ऊंट और लाबा ये जो क्या अपवाद है, इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, जबकि सामान्यतः जो होता है स्तनधारी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन ऊंट और लाबा में केंद्रक पाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सा समूह क्रिप्टोगैम कहलाता है, क्रिप्टोगैम कहलाता है। तो क्रिप्टोगैम कौन सा समूह कहते हैं, तो जो थाइलोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है और ब्रायोफाइटा है, तो जितने भी फाइटा है वो आपका क्या कहलाता है, क्रिप्टोगैम कहलाता है। ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी बनेगा। देखिए क्रिप्टोगैम के अंदर जो है वो हम 3 चीजों को रखा जाता है, इसको थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को, ये 3 चीज क्या कहलाता है, 3 चीज को क्रिप्टोगैम को रखते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पादप जगत को देख लेते हैं। पादप जगत को क्या किया गया, 2 भागों में बांटा जाता है, एक क्रिप्टोगेमी और दूसरा फेनोरोगेमी। तो क्रिप्टोगेमी के बारे में बता दें, इसमें 3 भाग आता है, जितने भी फाइटा है, यानी कि आपका जो भी फाइटा है, ठीक है, 3 भागों में बांटती थी। यहाँ पे आपका इसी के ऊपर क्या हुआ था, अभी क्वेश्चन पूछा गया था क्रिप्टोगेमी के अंदर कौन कौन आता है। ठीक है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, जो भी फाइटा है ध्यान रखिएगा, फाइटा यहाँ से आपको ध्यान में रह जाएगा। ठीक है, बाकी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है और कई बार हम बता भी चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाइए कि हम आखिर क्रिप्टोगेमी कहते किसको हैं। तो क्रिप्टोगेमी में उस पौधे को रखते हैं जिन पौधे में क्या होता है, जो फूल या फिर जो जनन अंग होते हैं वो आपको बाहर प्रकट क्या होता है, नहीं होता है। जबकि फेनोरोगेमी में क्या होता है कि जो पौधों में जो होता है फूल या फिर जो जननांग होते हैं वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, यानी कि स्पष्ट रूप से यदि दिखाई दे रहा है फूल या जननांग तो वो फेनोरोगेमी है। ठीक है, एकदम दिखाई दे रहा है। यदि नहीं दिखाई दे रहा है तो वो क्रिप्टोगेमी है। तो फेनोरोगेमी को 2 भागों में बांटते हैं, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। अभी आपको बता रहे थे जिम्नोस्पर्म के बारे में आपको हम बताए थे, इसी पीछे क्वेश्चन में था। यदि आप को ध्यान में नहीं है तो पीछे करके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको पहचानने के लिए यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे बताना है कौन जो है क्रिप्टोगेमी और कौन यहाँ पे है। इस चीज़ को आपको जो है कमेंट में करके बताना है, जैसे अल्वा हो गया, रेसिसिया हो गया, ठीक है, पाइनस हो गया। ये देखिए
उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल जाएगा, आप बता दिए होंगे आंसर। अब जो थोड़ा सा मेल करवाइए। अब यहाँ पे इसको आप देखिए, क्या आपको इसमें फल फूल कुछ वगैरह स्पष्ट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे इसका कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है फूल और दिनांक इस दोनों में जो है स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसको जो देख रहे हो, इसीलिए जिसको देख रहे हो उसको क्या बोलोगे आप? फेनोरोगैम बोलोगे। तो ये आपका फेनोरोगैम है ये दोनों। और ऊपर वाला में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो ये क्या हो गया? हमारा क्रिप्टोगैम ही हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा? पानी के अणु में आपसे पूछा गया है, तो पानी के अणु में केवल अनुपात बता देना है। तो हाइड्रोजन का 2 अनुपात हो जाएगा और ऑक्सीजन का 1, यानी कि 2 अनुपात 1 बनेगा। ऑप्शन हमारा बी, ठीक है। द्रव्यमान नहीं पूछा है, केवल यहाँ पे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा था, इसीलिए 2 अनुपात 1 होगा। द्रव्यमान पूछता तो फिर अलग हो जाता है, इसका 2 हो जाता और इसका जो है 16, और इस तरह से ये 1 अनुपात 8 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश के साथ बढ़ती है। तो गतिज ऊर्जा किसके साथ बढ़ती है? तो पहली बात तो आपके पास गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और याद होगा ही 12 mv²। यहाँ पे जो है m क्या होगा? कोई वस्तु का मास यानी द्रव्यमान होगा। तो कोई भी वस्तु का जो मास होता है वो उसके लिए कांस्टेंट होता है। तो बात किस पे रह गया? वेग पर, ठीक है। किस पे? v मतलब क्या हो गया? वेग, यानी कि वेग पर ये निर्भर करता है, ठीक है। तो वेग इसका आंसर बनेगा हमारा। देखिए यहाँ पे जरा समझिए, यांत्रिक ऊर्जा से उठाते हैं। यांत्रिक ऊर्जा 2 तरह का होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखेंगे mgh, और गतिज ऊर्जा का 12 mv²। ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक है वो जूल है, अन्य मात्रक अर्घ भी होता है, और कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग क्या है, ठीक है। तो सामान्य मार्ग क्या है, ठीक है, शुक्राणु और मूत्र के लिए। यहाँ पे जो है आप समझिए, ठीक है, यहाँ पे समझिए कि क्या इसमें से बनेगा। तो इसमें से जो आप यहाँ देख रहे हैं, तो इसी मूत्र मार्ग से क्या होता है? शुक्राणु रिलीज होता है, और इसी मूत्र मार्ग से मूत्र का त्याग होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? मूत्र मार्ग हो जाएगा। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या है? आपका नर जनन तंत्र का हिस्सा है। इसको समझाते हैं, जरा समझिए। वृषण, इसकी संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2। यहाँ पे जो है आप वृषण देख सकते हैं, ये वृषण है, इसकी संख्या 2 होती है। ये शरीर के क्या होता है? बाहर होता है। इसका मुख्य कार्य, जो वृषण का मुख्य कार्य है, वो शुक्राणु और जो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। ये 2 चीज काम करेगा, ठीक है। एक तो शुक्राणु बनाएगा और टेस्टोस्टेरोन बनाएगा। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? ये आपको उत्तेजना पैदा करता है, ठीक है, उत्तेजना पैदा करता है। और शुक्राणु के निर्माण में जो है प्रोटेस्ट ग्रंथि भाग लेता है। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये दाने की तरह, ये आपका क्या है? प्रोटेस्ट ग्रंथि है, ठीक है। क्या है? प्रोटेस्ट ग्रंथि है। इसका काम क्या है वो भी बता देते हैं, ठीक है। ये करता है, और ये जो प्रोटेस्ट ग्रंथि ही जो है ना, ये लिक्विड छोड़ता है, जिसके कारण जो आपका होता है वो शुक्राणु, वो उसमें गंध आता है, ठीक है। अधिवृषण को समझिए, यह जो है वृषण से जुड़ा हो रहता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो परिपक्व शुक्राणु को जमा करके रखना होता है, अधिवृषण का काम, ठीक है। अधिवृषण का काम क्या है कि जो परिपक्व है शुक्राणु उसको जमा करके रखना है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे वेस देख लीजिए, ये पतला आने से होता है, जिसको जिसके माध्यम से शुक्राणु जो है पेनिस तक पहुंचता है। यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में जान लीजिए। निषेचन क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के जो संयोजन होता है, संयोग होता है, उसी को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक में के रूप में शुक्राणु भाग लेता है, और मादा युग्मक में के रूप में जो है अंडाणु भाग लेता है। और जब ये शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलते हैं, तो इसके संयोजन को जो है, मिक्सिंग को जो है हम युग्मनज कहते हैं, या फिर इसको जायगोट कहते हैं। यही युग्मनज यानी कि जायगोट जो है धीरे धीरे विकसित होकर क्या करता है? भ्रूण बनाता है। और भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। गर्भाशय मादा, इसमें यहाँ पे आपको गर्भाशय नहीं मिलेगा। जो गर्भावस्था के दौरान जो होता है वो मासिक चक्र जो आपका होता है वो MC मासिक चक्र क्या होता है? रुक जाता है। मासिक चक्र जो होता है वो हर 28 दिन पे होता है लगभग, ठीक है। तो ये रुक जाता है। गुणसूत्र में जो होता है, मानव में जो गुणसूत्र होता है वो 46 होता है, और मानव का शुक्राणु या अंडाणु में जो गुणसूत्र होता है वो 23 गुणसूत्र होते हैं। 46 को आप 23 जोड़ा बोल सकते हैं, लेकिन ये 23 अलग है। ये 23 सिर्फ संख्या है जो कि न्यूनीकरण विभाजन में से बनते हैं। अच्छा, एक बात यहाँ से ध्यान रखिएगा कि जो विभाजन होता है, जनन में जो विभाजन मतलब कि किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। जबकि शरीर का अंग उंग निर्माण होगा तो उसमें समसूत्री का विभाजन होगा, ठीक है। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको कैसा लगा? अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।
दो निकाय के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे दो निकाय के गुरुत्वीय बल के लिए कौन सा निकाय सत्य है। पहली बात गुरुत्वाकर्षण का बारे में बात आ रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम जो है पिछले क्वेश्चन में क्या बोले, ये जो होता है आकर्षण बल होता है। दो निकायों के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा प्रतिकर्षी होते, बिल्कुल भी नहीं। दो निकायों के बीच की गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षी होते, बिल्कुल सही। ऑप्शन क्या बनेगा, सी बनेगा। यहाँ पे प्रतिकर्षी आकर्षी दोनों बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है और न ही निष्क्रिय है। यहाँ पे क्या बनेगा, ये एक आकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल होता है, और प्रकृति में जो होता है ये सबसे कमजोर होता है। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण का नियम भी जान लीजिए। न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया। ठीक है, ये क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण जो नियम है उसके अनुसार ये कहता है कि दो पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा यानी F का वैल्यू होगा, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती। यहाँ देखिए m1 m2 के गुणनफल के समानुपाती होगा, और बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो बीच की दूरी यहाँ पे क्या ले लिएगा, d ले लिए, इसके स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती। तो ये आपका क्या कहता है, ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम करता है, और ये बड़ी जी जो है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। और गुरुत्वाकर्षण जो नियम है ये सार्वत्रिक नियम है, यानी कि यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह पे काम करेगा। ऐसा नहीं कि केवल क्या करेगा, ये केवल अंतरिक्ष में काम करेगा, नहीं, हर वस्तु पे ये लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि चूने से सफेदी के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में डैश के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन सके। तो देखिए करते क्या है, यहाँ पे जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सफेदी बन के तैयार है। तो हवा में ये किससे अभिक्रिया करता है, तो हवा में ये सूखता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से सूखता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आपको बता भी चुके हैं। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भाखड़ा चूना भी कहते हैं। यहाँ पे जो है आप इस तरह से पिक्चर में देख रहे हैं, ये आदमी इस तरह से जो है हम लोग घरों में क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा सफेदी कर लेते हैं। तो सफेदी करने में जो लाते हैं, जो इसके डिब्बा में अभी बना हुआ है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब मार्केट से खरीद के लाए थे तो वो हमारा क्या था, केवल कैल्शियम ऑक्साइड था यानी कली चूना था। और जब सफेदी करने के बाद जब ये सूखेगा, जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा लगेगा तो ये सूख जाएगा, तब जाके ये जो है एकदम कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर की तरह दीवार में चमक आएगा। ये है ना, पेंदी में ना पेतते समय जो है चमक नहीं आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पेतते समय चमक नहीं आएगा, बाद में चमक आएगा जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से सूख जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है ये बताना है। तो लास्ट में 6 है अधातु है, लास्ट में 7 है ये भी अधातु है, लास्ट में जो है 4 है हो सकता है, लास्ट में 5 है हो सकता है। अब लास्ट में 4 है, इसको देख लीजिए, इसकी परमाणु संख्या गिनिए कितना हो गया, 10 और 14, 14 आ रहा है, यानी 14 किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन जो है आपका एक उपधातु है। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि 1 जूल किसके बराबर होता है। तो 1 जूल जो होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। तो न्यूटन मीटर जो होता है वो जूल के बराबर होता है। तो ऑप्शन हमारा ए इसका करेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है आज का ये सेट पूरा किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जो है अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट करके आप अपना हमें फीडबैक दे सकते हैं। वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।